वो बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टॉपिक। रेडी? लिसन वेरी केयरफुली नाउ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है, ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टैंडर्ड, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. So now we are talking about the family of audit risk. We are talking about the family of audit risk. ठीक है? पहला सवाल आप लोगों से, ऑडिट रिस्क क्या होती है पता है? कभी सुना है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? सोचो, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट में रिस्क है हमेशा. व्हाट इज ऑडिट रिस्क? सवाल यही है, सोचो, दिमाग लगाओ. जो अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते वो ऑडिट रिस्क है. ठीक है, आपके एंगल से ठीक है. मतलब आपको पता है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे शुरू में, क्योंकि ऑडिट रिस्क तो शुरू से ही है. ऑडिट शुरू होने से पहले भी बोलते हैं ऑडिट रिस्क होती है, और हम कंफर्म है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. इनहेरेंट रिस्क का एक छोटा बेबी है. मैं तो पापा का नाम पूछ रहा हूं. पापा कौन होता है? पापा को एक्सप्लेन करो, बच्चों को बाद में एक्सप्लेन करेंगे. अनअवॉइडेबल रिस्क है ऑडिट रिस्क, मान लिया, क्योंकि अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, हमेशा होती है. ऑडिट रिस्क का लिटरल मीनिंग क्या है उस पर आता हूं मैं. और आप जो सोच रहे हो ठीक है, बट वो सोचने में ठीक है, लिखने में वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है. सो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क सेज. और कहानी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैंने प्लान किया एसएस के अनुसार, ऑडिट परफॉर्म करी एसएस के अनुसार, सब कुछ एसएस के अनुसार किया मैंने, फिर और ओपिनियन भी दे दी सबूतों के साथ. फिर भी रात को सोते समय मन में एक डर है कि मैंने जो ओपिनियन दी है वो गलत हो सकती है. श्योर बोल सकते हो क्या? 100% नहीं, ओपिनियन जो दी वो बिल्कुल सही बोली, नहीं. आपके मन में एक डर हमेशा है कि आई मे हैव एक्सप्रेस्ड एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. भले आपने ऑडिट प्लान परफॉर्म किसके हिसाब से करी है, ऐसे सब लीगल फॉर्मेलिटी सब कुछ पूरा किया, फिर भी देयर इज अ डर, देयर इज अ रिस्क दैट द ओपिनियन यू हैव एक्सप्रेस मे बी इनअप्रोप्रिएट, एंड दैट रिस्क, दैट डर इज नोन एज ऑडिट रिस्क. ये डर कैसे आया? ये डर इसलिए आया कि कुछ छुपे हुए फ्रॉड्स हो सकते हैं जो मैं नहीं डिटेक्ट कर पाया, जो इंटेंशनल में स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इन शॉर्ट जो मैनेजमेंट ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रखी हो सकती है, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड किया हो सकता है, मैनेजर इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाय किया, वो फेलियर हो सकते हैं, वो डेफिशिएंट हो सकते हैं. मैंने पूरी कोशिश करी पर देयर वाज ऑलवेज अ रिस्क. तो ऑडिट रिस्क की ऑफिशियल डेफिनेशन यही है. क्या? शॉर्ट में लिखूं, रिस्क ऑफ expressing an inappropriate opinion. आगे भली लिखना तो आगे लिख सकते हो, even though the audit has been planned and performed as per regulatory professional standard, but there is always a risk. Audit risk refers to risk of expressing inappropriate opinion by the auditor. और इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते. ठीक है, एक साथ लिखना, एक साथ लिखना. अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैं टाइम दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुको, एक साथ लिखना. आगे की कहानी सुनो आप. तो ऑडिट रिस्क के वापस क्या कर रहे हैं अपन? टुकड़े. दो टुकड़े होते हैं ऑडिट रिस्क के. इनहेरेंट रिस्क तो बेबी भी नहीं है, पोता है. पहला टुकड़ा होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा टुकड़ा होता है डिटेक्शन रिस्क. किसके टुकड़े किए मैंने? ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एक होता है डिटेक्शन रिस्क. ये दो टुकड़े क्यों किए और दो टुकड़ों का लॉजिक क्या है, वो अगर आपने समझ लेना, लाइफ में इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क कभी नहीं भूलोगे आप लोग. इसलिए वंस इन अ लाइफ टाइम लेक्चर है, ठीक है, अगले 10 मिनट का. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम अभी तक वर्ड यूज करते हुए हैं सारे स्टैंडर्ड्स में, कि ऑब्जेक्टिव से भी शुरू किया, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेनी, क्या? whether the financial statements are free from obviously risk of material misstatement.
तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब इन शॉर्ट हो गया, ऑडिटर जब देखेगा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेगा। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो बच्चे, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिक विथ कॉमिक। ना कॉमिक क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने बना रखा है जो मैं हमेशा देता हूं सबको इस रिस्क को समझाने के लिए। आप सब लोगों ने क्या बनाई होगी अपनी जिंदगी में? चाय, टी बनाइए, भले पीते हो नहीं पीते हो, बनाई सबने होगी। ठीक है, चाय का एक प्रोसेस होता है बनाने का, तरीका होता है बनाने का। नाउ एनी वन ऑफ यू कैन जस्ट नरेट दी तरीका, या आप लोगों में से किसी की, इतने सारे लोगों में से किसी की चाय फेमस हो कि नहीं, घर पे कोई आता बोलता है नहीं इसके हाथ की पियेंगे हम तो। सो काइंडली एक्सप्लेन, सपोजिंग दैट यू आर ऑन अ टीवी चैनल and people are watching you because they don't know how to make a tea, how to make a wonderful tea. So you are explaining them this is the process you should follow to make a amazing one. Anyone? सबसे पहले एक कप अगर चाय बना रहे हो, मैं आया हूं आपके घर पे, लेट्स सपोज आपको एक कप चाय बनानी है, तो कैसे बनाओगे? आप शुरू करो, मैं रिपीट करता था तो सब लोगों के लिए जो लेक्चर्स भी देख रहे हैं। हाँ, पहले पॉट लिया जिसमें पानी रखा आपने, पानी वाली पिलाओगे मुझे आप? ठीक है, दूध डालोगे उसमें बाद में? ठीक है, चलो ठीक है, पानी ले, एक कप बनानी, एक कप का प्रोसेस बताना है आपको। ठीक है, तो एक पॉट लिया, गैस पर रखा, उस पर पानी डाला, कितना कप? एक कप पानी डाल दिया। ठीक है, ग्रेट, ठीक है ना, वो ऑलरेडी हैज पेड अ फीस, व्हाई विल बियर एक्स्ट्रा, है ना, पैसे दूंगा तो कर लेगा, फाइन, देयर इज नो इशू इन दैट। चलो, हाँ गैस चालू किया, गैस पे रखा, पानी उबला, उसमें पत्ती डाली, कितनी? एक चम्मच, छोटी पत्ती बड़ी पत्ती मिला के इसने एक चम्मच डाल दी। ठीक है, एक स्पून टी स्पून हो गई। अदरक इलायची स्वाद अनुसार, और भी कोई मसाले स्वाद अनुसार, फाइन। शुगर भी टेस्ट के हिसाब से। पानी उबल गया, उसमें दूध मिक्स किया, कितना? अप्रोक्सीमेटली हाफ अ कप। ओके, ठीक है ना, पानी भी तो हाफ हो गया था ना, तो हाफ हाफ वो ठीक है, किसी किसी को जैसी जो पसंद थी बना दी। अभी वो की वही, उसको छानना भी तो होगा ना, तो वो तो प्रोसेस में तो आना चाहिए ना, वो लोगों को क्या पता, पहली बार बना रहे ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो छानना लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने पोर करी तो पत्ती उसमें रह के, और फिर आपने उसको सर्व कर दी। ठीक है, विद कुकीज। ओके, ये प्रोसेस होता है, सब लोग यही फॉलो करते हैं, नॉर्मली यही प्रोसेस है। ठीक है, कोई दूध पहले डाल देता है, कोई दूध बाद में डालता है। ठीक है, दैट इज एज पर चॉइस। अब मेरी बात सुनना, इसी के अंदर मैं आपको इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क समझाऊंगा, और फिर मैं ऑफिशियल लॉजिक पे बाद में आऊंगा। पहले कॉमिक से समझ लो, कॉमेडी पार्ट पे समझ लो, फिर ऑफिशियल लॉजिक पे बाद में आऊंगा, क्योंकि कॉमेडी से ऑफिशियल लॉजिक कनेक्टिंग बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ऑडिटर, ठीक है, मैं आया था आपके घर पे चाय पीने के लिए। चाय इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको मैं चेक कर रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं, जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, एग्जामिन कर रहा हूं। ठीक है ना, चाय जो बनी ना, उसके अंदर पत्ती डाली थी आपने, पत्ती के बिना चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? चाय नहीं बन सकती, कोई भी किसी भी एंगल से नहीं बन सकती। कोई भी टी सोच लो, टी मिले, टी लीव्स तो चाहिए होगी, भले वो बैग वाली डाल लो, भले पत्ती डालो, चाहिए तो होगी, है ना। तो पत्ती आपने डाली, पत्ती के बिना चाय बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाई आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया, उनमें रिस्क होगी। अब ना चाहो तो भी वो रिस्क है। वो रिस्क कौन सी कहलाएगी? इनहेरेंट रिस्क। वो उसके साथ जन्म से ही है। चाय जब से बननी शुरू है, पत्ती उसमें डली है, जन्म से आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते उसको। नहीं तो फिर आप गर्म पानी पी रहे हो एक तरह से, अगर पत्ती नहीं डाली है तो जिंजर पानी पी रहे हो आप उसको, ठीक है, टी नहीं पी रहे हो उसको। इनहेरेंट रिस्क किस में होती है? अकाउंटिंग सिस्टम में। बुक्स ऑफ अकाउंट जब बना रहे हो ना, उसमें इनहेरेंट रिस्क होती है। फाइन, तो इनहेरेंट रिस्क को थोड़ा सा मैं लिखूं, अगर ये किसकी वजह से होती है? आपका क्या वीक है?
अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल पे तो आए नहीं अभी अपन, चाय बना रहे हैं अपन। और ये किसके हाथ में? बनाने वाले के हाथ में, कि वो उसमें रिस्क रखता है, उसमें रिस्क होती है। किसके हाथ में? बनाने वाला कौन है? मैनेजमेंट के हाथ में। अब मेरी बात सुनना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन प्रैक्टिकली बात करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिस्क कैसे आती है? आपका अकाउंटेंट पुअर है, सस्ता रखा हुआ है, ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज। प्रोविजन बनाया वो एस्टिमेटेड फिगर है, एस्टिमेटेड फिगर श्योर होता नहीं, आपने कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब आप खुद भी श्योर नहीं हो सकते कि गलत है कि सही है, तो वो रिस्क तो रहनी उसमें। आप सबको सही कर लो, पर एस्टिमेट्स को कैसे सही कर पाओगे आप, ठीक है। तो वो रिस्क रहेगा, और एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे, आपके हाथ में नहीं है, वो बनाने ही पड़ेंगे आपको। प्रोविजन बनाना ही है, बैड डेट्स का या डेप्रिसिएशन का, ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। लेकिन फिर भी आप ही ने, चाय बनाने वाले ने ही सोचा यार ये रिस्क तो रह गई अकाउंट्स में, इसको क्या कर लेते हैं, खत्म करते हैं। क्या लगाया आपने? छाननी लगाई। वो आपका इंटरनल कंट्रोल है, ताकि जो अकाउंटिंग सिस्टम में रिस्क है, कंट्रोल्स उनको प्रिवेंट कर ले, डिटेक्ट कर ले, करेक्ट कर ले। फाइन। अज्यूम करो कि 100 पत्ती डाली थी इसने, 100 दाने गिन के डाले थे, ठीक है, छोटी पत्ती बड़ी पत्ती मिला के, ओके। छन्नी लगाई, छन्नी जब लगाई तो उसमें 92 दाने तो रह गए और 8 दाने कप में आ गए। हो सकता है साइज ऑफ द छन्नी मोटी हो, दाने पतले हो, एनी रीजन। इसने छन्नी भी वही वाली यूज करी हो जो रैट द्वारा यूज करी गई हो, ठीक है। हो सकता है सर आए, कुछ स्पेशल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, तो ये रीजन हो सकता है। 8 दाने गिर गए। इसका मतलब कंट्रोल रिस्क किसकी वजह से आई? वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आईसीएस वीक होता है तो उससे आती है। अच्छा, ये भी किसके हाथ में थी? मैनेजमेंट के हाथ में थी। इसीलिए ये दोनों चीज किस में आ गई? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में। क्योंकि ऑडिटर जब आएगा ना, अभी तक ऑडिटर के पास कहानी आई कि नहीं आई? चाहे आई कि नहीं आई? नहीं आई, अभी तक खड़ी आई। तो ये दोनों इसलिए एक टुकड़े में कर दिए, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जो प्योरली किसके हाथ में? मैनेजमेंट के हाथ में। इसीलिए ऑडिटर यही देखता है whether the financial statements are free from, whether the chai is free from risk of material misstatement। उसमें दोनों आ गए, इनहेरेंट रिस्क से फ्री है, कंट्रोल रिस्क से फ्री। और आप इन दोनों को ज्वाइन करो ना, इन दोनों को कोरिलेट करो। तो मैं एक डेफिनेशन बताता हूं आपको, सुनना ओरली। कंट्रोल रिस्क मतलब इनहेरेंट का रिस्क का वो हिस्सा, इनहेरेंट रिस्क का वो हिस्सा जो इंटरनल कंट्रोल भी प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाया, वही तो कंट्रोल रिस्क हुई। पहले क्या थी? 100 इनहेरेंट रिस्क, 100 में से 8% ही बची, 92 तो कंट्रोल हो गई। तो कंट्रोल ने प्रिवेंट डिटेक्ट कर ली 92, और जो इनहेरेंट रिस्क का हिस्सा बच गया, जो कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पाया इंटरनल कंट्रोल, वो 8 हो गई एक तरह से कंट्रोल रिस्क। मतलब 8 आपके लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और जब ऑडिटर आएगा तो उसको वो दिखेगा, ये देखो ये 8 है। 8 मतलब ऑडिटर के लिए तो वो 100% रिस्क ये बची है। बाकी उसको लेना देना नहीं 100 थी कि 92 क्या थी, उसको क्या लेना देना? ऑडिटर को लेना देना। मेरे सामने कितनी रिस्क दिख रही है? 8 मतलब मेरे लिए 8 100% है। ये 100% रिस्क मेरे सामने दिख रही है, मुझे इस 100% को और कम करवाना है, वो डिटेक्शन रिस्क में आ जाएगा। इन दोनों का क्लैरिटी। चाय मेरे पास आई, मुझे ना उस चाय के ऊपर 2 दाने फ्लोट करते हुए दिख गए। किसके? पत्ती के। तो मैंने क्या किया, अगर कोई नहीं देख रहा है तो मैंने फिंगर से लेके वही सोफे पे नीचे सेट कर दो, अपना थोड़ी है, ठीक है। तो फिंगर से लिया और ऐसे पीछे सोफे पे लगा दिया। और अगर कोई देख रहा है तो सोफिस्टिकेशन के साथ स्पून मंगाया, स्पून मंगा के 2 दाने निकाल के रख दिए। लेकिन यह आपने पुअर ऑडिट प्रोसीजर लगाया। जब 2 ऊपर दिख रहे हैं, इसका मतलब बेस पे भी हो सकते हैं, और तो स्पून मंगा के आपको एक बार स्टीयर करना चाहिए था उस कप को, ताकि नीचे वाले दाने अगर होते तो ऊपर आ जाते। ये आपकी स्मार्टनेस होनी चाहिए थी। नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि रिस्क दिख रही थी। आपने सिर्फ वो 2 दाने निकाले, बाकी नहीं निकाले। इसका मतलब है आपने डिटेक्ट नहीं किया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये आपके वीक ऑडिट प्रोसीजर की वजह से हुआ। और ये किसके हाथ में था? ये ऑडिटर के हाथ में था। तो अल्टीमेटली यूं बोलूं मैं, जो आप कह रहे थे, डिटेक्शन रिस्क की ऑडिट रिस्क होती है, क्योंकि इनहेरेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरनल कंट्रोल लगाया। चलो इंटरनल कंट्रोल से भी कंट्रोल नहीं हुई तो कंट्रोल रिस्क बची। उस कंट्रोल रिस्क को कम करने के लिए ऑडिटर ने दिमाग लगाया, डिटेक्शन के लिए उसने नेचर टाइम एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर बताया। लेकिन नेचर टाइम एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी जो रिस्क निकल के नहीं आ रही है, वही तो अल्टीमेट रिस्क बची।
तो फॉर्मूला फॉर ऑडिट रिस्क यहां लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला फॉर ऑडिट रिस्क, इसको चलो एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे अपन। यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, मैं फॉर्मूला प्रॉपर वापस समझाऊंगा ढंग से, ताकि ये रिपीट भी कर लूंगा मैं, तो ये इस पेज पे तो अपने पास अब जगह बची नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे, पर लॉजिक एक बार समझ में आया आपको? लॉजिक ये है इसका। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिए चल रहा हूं, फिर वापस इसी पे ले आऊंगा, ठीक है, कुछ कॉपी करना होगा तो वापस लेके आऊंगा, पहले एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला क्या है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। बहुत सारे लोग इसको प्लस मान लेते हैं, मतलब इन शॉर्ट ऐसा फॉर्मूला हो गया, और ऐसा बोल दूं, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। ये इनटू क्यों हुआ? क्योंकि सर आप तो बोलते हो यार, हम लोग आज तक बचपन से समझ में आता था ऑडिट रिस्क का मतलब होता है इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क, तो आज तक ये समझ में आता है इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क का टोटल जो होता है वही तो ऑडिट रिस्क होगा। नहीं, टोटल कहां हो रहा है? लॉजिक सोचो ना, उससे वो कम हुई, उससे और कम हुई तो मल्टीप्लाई भी तो होगा। एग्जांपल अपन ने क्या लिया वो ले लेते हैं फॉर्मूले में। अपन ने लिया इनहेरेंट रिस्क कितनी थी? 100, कंट्रोल रिस्क कितनी बची? 8 ही बची ना, तो 8% मान लो इसका, ठीक है। तो ये रिस्क, ये जो खत्म हुई अभी, ये कितनी बची है? 8। अब ये 8 ऑडिटर के लिए क्या है? 100%, ठीक है, ये 100% है। उसमें से उसने कितने दाने निकाल लिए? 2 निकाल लिए, बचे कितने? 6। मतलब कितनी परसेंट रिस्क बच गई है? 75%। 8 100% है, 2 निकले मतलब 25% तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन 75 डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो डिटेक्शन रिस्क कितनी होगी? 75%, तो इंटू 75%, दैट इज इक्वल टू 6, एंड दिस 6 इज द ऑडिट रिस्क। सही भी, फाइन। और इसीलिए एक लॉजिक और होता है, अगर आपको याद हो, सुना होगा आपने, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड असेसमेंट ऑडिटर करता है, मतलब इन शॉर्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखता है। फाइन, ये इनका कंबाइंड असेसमेंट किया। अगर ये हाई है तो ऑडिटर को अपनी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाए? लो, क्योंकि हाई इंटू लो हो जाएगा लो। समझो, बताता हूं। मैं ऑडिटर हूं, मैं गया क्लाइंट के यहां पे, क्या रिस्क नजर आई? 8 मेरे लिए हाई है मान लो, तो मुझे मेरा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा के डिटेक्शन रिस्क के लेवल को क्या करना था? कम। ये 75 की जगह मुझे क्या करना था? इसको 20, 5, 10 पे लाना था। अगर 20, 5, 10 होता तो ये रिस्क कितनी बचती? 0.8, 1 वो चल जाती, लेकिन अभी 6 तो हाई रिस्क है, मान लेते हैं अपन 6 को अज्यूम कर लेते हैं हाई है, ठीक है, तो 6 हाई है क्योंकि 75% रिस्क बच गई। आपने क्यों नहीं, ये क्यों बची 75%? लॉजिक बहुत सिंपल है, इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क हाई थी, आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर बढ़ाना था, आपने नहीं बढ़ाया, तो ये भी क्या रह गई? ये भी हाई रह गई, तो हाई इंटू हाई रह गया वो। अब हाई इंटू लो होता, ये 25% होता, 10% होता, 15% होता, तो ये लो हो जाती ऑटोमेटिकली। और वाइस वर्सा, मतलब नॉर्मली तो लॉजिक यही पूछते हैं, उल्टा तो नहीं पूछेगा। अगर ये वैसे ही क्या है? लो, तो इसको हाई रखो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। समझो ऊपर वाले एग्जाम्पल में 100 इंटू ये वैसे ही 2 है या 1 है, मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे लग गए तो एक ही रिस्क निकली, तो टोटल रिस्क कितनी निकली? 1। कौन सी? इनहेरेंट इनटू कंट्रोल। अब ये डिटेक्शन रिस्क 100% भी बचे, मैंने बिना देखे पी ली चाय, तो भी क्या दिक्कत है? ओवरऑल 1 ही तो आई, कोई दिक्कत थोड़ी। अगर ये लो है तो ये फिर हाई भी रह जाएगा, ये तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लो ही होगा रिस्क। तो मतलब इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे हैं, रिलायबल है, तो मेरे को सब्सटैंटिव कम भी लगाऊंगा तो पता है ना, ये तो पॉइंट होता है। लॉजिक समझ में आया क्या? ये है इसको समझने का तरीका। और इसीलिए ऑडिटर हमेशा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करके अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। मैंने अब भी लाइन आपको ऐसे 300 में भी एक लाइन पढ़ाई थी, उसको पढ़ो वापस, ऊपर जाओ, ये रही, ये वाली लाइन। ये जो नॉलेज ऑफ बिजनेस आपने ली ना, इट इज, ये नॉलेज से आपको क्या असेस करना है? इनहेरेंट, और ये हमेशा एंड चलेगा दोनों साथ में, क्योंकि हम अकेले एक नहीं देखेंगे, हम तो नेट इफेक्ट देखेंगे ना दोनों का, हमको तो उसके बाद से कहानी शुरू करनी है। सो सच नॉलेज इज यूज्ड बाय द ऑडिटर इन असेसिंग इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क
उसके हिसाब से, ताकि ऑडिटर क्या डिसाइड कर सके, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्योंकि इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क को देख लो, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को देख लो, उसके हिसाब से आप नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर लो। आया समझ में सब लोगों को? इनहेरेंट रिस्क किसके हाथ में, कंट्रोल रिस्क किसके हाथ में, ऑडिट रिस्क, सॉरी डिटेक्शन रिस्क किसके हाथ में, ऑडिटर। इनहेरेंट रिस्क किसकी वजह से आ रही है, अकाउंटिंग सिस्टम वीक है। कंट्रोल रिस्क किसकी वजह से आ रही है, आईसीएस वीक है। और डिटेक्शन रिस्क किसकी वजह से आ रही है, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर में एक्सटेंड कमजोर है। अब इनकी ओरिजिनल डेफिनेशन अगर आपको मैं पढ़ाऊं साथ साथ, फिर मैं चार्ट दे दूंगा आपको, आप ड्रॉ कर लेना, मैं ओरिजिनल डेफिनेशन भी आपको पढ़ाता हूं। 330 में दे रखी है ओरिजिनल डेफिनेशन। एक बार 330 पे आओ, अपन ने अभी तो 300 पढ़ा है, 330 पे आओ। 330 में इनकी ओरिजिनल डेफिनेशन दे रखी है, ये देखो, मिली? ओरिजिनल पढ़ोगे ना, लोगे भगवान क्या दिया है लैंग्वेज, पर लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि अपने दिमाग में सेट हो चुका है पहले से। अब देखो लॉजिक क्या है, इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, किसकी वजह से आ रही है इनहेरेंट रिस्क, जल्दी बोलो, किसकी वजह से आ रही है इनहेरेंट रिस्क, अकाउंटिंग सिस्टम पूरा है। अभी तक इंटरनल कंट्रोल कंसीडर किया है कि नहीं किया, अभी तक तो किया ही नहीं है, वो तो बाद में करेंगे, कंट्रोल लिस्ट में करेंगे। इसमें तो कंट्रोल को देखना ही नहीं है, इसमें हम देख रहे हैं। अच्छा, रिस्क कहां मिलेगी, आइडेंटिफाइड रिस्क कहां मिलती है, कौन से लेवल पे, असर्शन लेवल पे। देखो इनहेरेंट रिस्क मतलब ये ससेप्टेबिलिटी है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शक है, डाउट है कि एक असर्शन कौन सा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, ये तो बताइए आपने, अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है और डिस्क्लोजर भी हो सकता है। हमें शक है कि उस असर्शन में क्या हो सकता है, मिस स्टेटमेंट, और वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल हो सकता है अकेला इंडिविजुअली भी, या वो मिस स्टेटमेंट दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ मिलकर एग्रीगेट हो सकता है। और ये सब हमें सस्पिशंस कब है, जब हमने इंटरनल कंट्रोल को अभी तक कंसिडर नहीं किया है। लैंग्वेज भी इजी है, अब कुछ नहीं किया इन्होंने, भी क्या किया है, जो जो अलग अलग पॉइंट है वो मिक्स करके लेके। ओरिजिनल डेफिनेशन, आइडेंटिफाइड रिस्क, इनहेरेंट रिस्क मतलब ससेप्टेबिलिटी है, शक है कि एक असर्शन के अंदर, चाहे वो अकाउंट बैलेंस हो, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हो, डिस्क्लोजर, उसमें मिस स्टेटमेंट हो सकता है, और वो मिस स्टेटमेंट अकेला भी मटेरियल हो सकता है और दूसरों मिस स्टेटमेंट के साथ मिला के भी मटेरियल हो सकता है। मतलब ये ब्रैकेट वाली लाइन है तो नी भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। कहानी इतनी सी है, ससेप्टेबिलिटी कि एक मिस स्टेटमेंट हो सकता है बिफोर कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल, और वही तो अपन ने लिखा था, वीक अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से हुआ, वीक अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से मिस स्टेटमेंट आने के चांसेस जो हैं वो आ गए, और इसमें इंटरनल कंट्रोल हमने कंसिडर किया ही नहीं। ये ब्रैकेट वाला लिखना है आपको, वो तभी तो मजा आएगा, लैंग्वेज तभी तो बनेगी, नहीं तो इतना सा लिख के मजे क्या आएगा। पर मैं बता रहा हूं आपको कि ब्रैकेट वाली चीज तो क्या अपनी वैसी भी लॉजिक के साथ चल रही थी, वैसे अपने को आती है वाली चीजें, तो ठीक है। आगे बढ़ू, कंट्रोलर्स बता दो, चलो। कंट्रोलर्स का मतलब यहां पे भी लैंग्वेज देखो बहुत सिंपल है। इस बार हमने इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर किया, और वो इंटरनल कंट्रोल बेचारा क्या नहीं कर पाया, रिस्क को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए तो रिस्क बची। कंट्रोल रिस्क, लैंग्वेज देखो, द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट कुड अकर, इस बार कुड अकर लिख दिया, ससेप्टेबिलिटी भी लिख सकते थे, ठीक है, कि एक मिस स्टेटमेंट हो सकता है किसमें, उसी असर्शन में, वापस ब्रैकेट, अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, ठीक है, और वो मटेरियल हो सकता है, वही लैंग्वेज है, इंडिविजुअली एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट, और वो मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट नहीं हो पा रहा है, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है टाइमली बेसिस पे, किसके द्वारा, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल। मतलब ये पूरा ब्रैकेट में डाल सकते हो, लैंग्वेज ये है, the risk that a misstatement could occur in an assertion and that will not be prevented, that would not be corrected, and that would not be detected by a entity's internal control. Clear? Simple? Okay. और डिटेक्शन रिस्क तो सीधे ही क्लियर है, द रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किए क्या करने के लिए, ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए, लो लेवल पे लाने के लिए, उससे भी क्या नहीं हो पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मिस स्टेटमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड विद अदर मिस्टेक। तो तीसरे में तो बहुत सिंपल है कि जो प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म किए ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे, एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के, एक्सेप्टेबल मतलब 1 2 5 रह पे जाए तो चल जाएगा, लो लेवल पे लाने के लिए उन प्रोसीजर से भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्या, मिस स्टेटमेंट, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकते हैं इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड विद अदर मिस्टेक। फाइन, समझ में आया, पक्का, क्लैरिटी है? लिए चलूं चार्ट पे वापस, ठीक है। चार्ट 2 बनवाया मैंने आपको, एक तो फॉर्मूला बेस्ड आपके लिए तैयार किया, उससे पहले वाले पे ले चलता हूं, पहले उसमें से कुछ कॉपी करना है उसमें से कॉपी कर लो, और फिर फॉर्मूला बेस्ड वाले में से कुछ कॉपी करना है तो फॉर्मूला बेस्ड में से कॉपी कर लो, ठीक है। पहला चार्ट आपके सामने है, आई एम गिविंग यू सम टाइम, आराम से आप देख सकते हो इसको।
और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है।